MBBS, fourth year. Qasim, where are you doing your MBBS from? BCS, Quran student, Islamabad. Okay, this is me. अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद याहिया नूरी है। मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में माइक्रोबायोलॉजी में प्रोफेसर हूँ। साथ ही डायरेक्टर डिजिटल लर्निंग हूँ। और पढ़ने लिखने और लिखने पढ़ने का और पढ़ाने का मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म का शौक है बचपन से। सो इसी शौक के पीछे जो कहानी शुरू हुई वो पीएचडी के बाद शुरू हुई। तो 2005 में मैंने अपना एमबीबीएस मुकम्मल किया था डाउ मेडिकल कॉलेज से। फिर 2013 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ इन माइक्रोबायोलॉजी, टू बी मोर स्पेसिफिक इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी। देन मुझे यूनिवर्सिटी ने काम करने के लिए एक अदद लैब दे दी। ट्यूबरक्लोसिस की प्रोवेंशन लेवल की लैब थी और वहाँ बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम था। तो मैंने सोचा कि जब करना ही है तो थोड़ा सीख कर लिया जाए। तो आई गॉट माई सेल्फ एडमिटेड इनटू एन एमबीए प्रोग्राम, और साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मास्टर्स भी शुरू कर दिया कुछ अर्से बाद। तो ये दोनों कंप्लीट हुए, और साथ ही इससे थोड़ा पहले से दरस निज़ामी भी चल रहा था। वो मैंने 2011 में शुरू किया हुआ था। So all these got completed in 2019। फिर बहुत सारे छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रखे हैं। एक मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज भी कर रखा है, एंड एक एमएचपी है, मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन, विच आई एम डूइंग फ्रॉम खान यूनिवर्सिटी, जो कि तकरीबन कोर्स वर्क उसका खत्म हो गया है, थीसिस बाकी, एक्सक्यूज मी। राइट। सो ये है मेरा छोटा सा बैकग्राउंड। मैं दरस निज़ामी के हवाले से हिदायत अकेडमी के ऑनलाइन सेशन में पढ़ाता भी हूँ। साथ ही यहाँ पे एक गाइडेंस एकेडमी है, उल फुरकान भी जिसे हम कहते हैं, वहाँ मैं तफसीर और हदीस पढ़ाता हूँ। और उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। साथ ही जो दूसरे मेरे फेवरेट एरियाज हैं, दैट इज लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कह लें आप। तो दैट इज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। लिखता हूँ महवर के नाम से। अगर कभी आपकी नज़रों से गुजरा हो, एक सिंगल पेजर होता है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज मेकिंग सम डिफरेंस इन अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ्स। तो और वो इंडिया तक जाती है, मजे की बात। तो थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर हमारा भी हो गया है। तो हम आज बात करने लगे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के हवाले से। देखिए, मैं पहले आपको एक बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ। दुनिया को देखने के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ लेंस होते हैं, ठीक है। और इनकी बेसिस के ऊपर कुछ फिलोसफीज बनी हुई हैं। सो मे बी आई माइट सब्सक्राइब टू वन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू माइट सब्सक्राइब टू अनदर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारा बेसिकली जो फिलोसॉफिकल बेसिस होता है, उसी की बेसिस पे हमारा जो रिसर्च का अंदाज है, क्योंकि रजा भाई ने मुझे कहा था कि रिसर्च के हवाले से बात करनी, तो उसी के हवाले से स्टैब्लिश होता है। अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि मेरा मेरा फिलोसफिकल बैकग्राउंड ये है, बिकॉज हम उस तरह पढ़ाते नहीं है। तो अगर आपको याद हो तो बचपन में आपने अगर पाकिस्तान से स्कूलिंग की है, इंडिया का मुझे नहीं पता, तो आपने एक छोटी सी चीज पढ़ी होगी केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी के अंदर भी, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। यस और नो? एक 5 नंबर का, 4 नंबर का सवाल आता था, उसके आप चार रट्टे मारते थे हेडिंग्स को। बायोलॉजी वाला कोई है तो उसको याद होगा, उसने तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही पढ़ा होगा। बताएं भाई, नहीं, लिखने पे तो पाबंदी नहीं है। हाँ कह दें या ना कह दें। नहीं। सारे पार्टिसिपेंट्स को ना एक्चुअली म्यूट किया हुआ है, लेकिन हम अब इंशाल्लाह आई थिंक चैट तो चैट कर इज सकते हैं मैनेज। भाई, उंगलियों पे भी पाबंदी लगा दी क्या तुमने? नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ, आ अभी गए जवाब आना शुरू हो गए, ठीक है ठीक नहीं। है। अच्छा जी, तो आपने ये पढ़ रखा है। सो देखें, हमारे पास जो रिसर्च हो रही होती है, साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें फिजिक्स की रिसर्च है, केमिस्ट्री की रिसर्च है, मैथमेटिक्स की रिसर्च है, इसके अंदर हमेशा दो और दो चार होते हैं, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च या एम्पेरिकल साइंसेस, जहां आप नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। जो सोशल साइंसेस की रिसर्च है, जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी, कोई
बच्ची जो यहाँ पे बीएस साइकोलॉजी भी करेगी। तो साइकोलॉजी की रिसर्च आती है या कोई और डिफरेंट ऐसी किस्म की रिसर्च आती है, वहां हमारा पाला नंबर्स से नहीं पड़ता मोस्टली। वी ट्राई टू कन्वर्ट थिंग्स इनटू नंबर्स समटाइम, बट वहां हमारा वास्ता पड़ता है जनाब ओपिनियन से। बस। तो ओपिनियंस लोगों के वेरी करते हैं, वहां हमारा पाला पड़ता है जनाब टेक्स्ट की डिफरेंट फॉर्म्स से, जो वेरी कर सकते हैं। सो हम किसी भी चीज को, किसी भी जो फिनोमिनन है उसको डिफरेंट अंदाज में देखते हैं, और उसको डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ये कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी जो जो रिसर्च है वो एम्पेरिकल नहीं होती, उसमें नंबर्स नहीं जनरेट होते, उसमें वेरिएशंस जनरेट होती हैं। उसमें हम आमतौर से आप इसको कह सकते हैं कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है। सो जो रिसर्च आप कर रहे होंगे उसमें कभी कभी हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को मिला के बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिक्स मेथड। मैं इसकी एक आपको एग्जांपल बता देता हूं, तो आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, मुझे एक क्वेश्चनेयर जनरेट करना है स्पिरिचुअलिटी पे। मे बी आप लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा, या वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड वांट टू नो कि स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। सो आई विल गो इनटू द डिफरेंट बुक्स एंड आई विल ट्राई एंड फाइंड अ डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी जिस पे ज्यादातर किताबें अग्री कर लें, या एटलीस्ट मैं एक ऐसी डेफिनेशन ड्राइव करूं जिसके अंदर ज्यादातर किताबों के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, वो कवर हो जाए, या एटलीस्ट एक बड़ा सा चंक कवर हो जाए। मुझे बताना पड़ेगा कि जी ये वाली जो डेफिनेशन है इनको मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। फिर क्या होगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी को ऑपरेशनली डिफाइन करूंगा। सो मिसाल के तौर पे मुझे पता चल गया कि जी स्पिरिचुअलिटी के 5 या 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये मैंने लिटरेचर सर्च किया, अभी हम लिटरेचर सर्च पे अलग से बात करें। और इन 5 या 6 एस्पेक्ट्स पे जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये मिलाकर स्पिरिचुअलिटी बनाते हैं। और मैं इन स्पिरिचुअलिटी के इन एस्पेक्ट्स को किसी तरीके से मेजर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने जिंदगी में कोई लाइकर्ट स्केल आइटम्स वाला क्वेश्चनेयर भरा होगा, तो बेसिकली वो यही काम कर रहा होता है। तो उस क्वेश्चनेयर को बनाने वाले ने क्या किया होता है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को देखा होता है कि उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या हैं, फिर उसके आइटम्स बनाए होते हैं, उन आइटम्स को एक रोबस्ट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से गुजारा होता है, और गुजरने के बाद वो ये कहता है, वो ये प्रूफ करता है सामने एटलीस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर कि जी ये सारे एस्पेक्ट्स मिलकर स्पिरिचुअलिटी बनाते हैं, और ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं है। और उसके बाद इन दी एंड स्पिरिचुअलिटी इन 5 चीजों का मजमुआ है या 4 चीजों का मजमुआ है, और मैं उसको इस तरह मेजर कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि हमने इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि भाई ये कप है, मुझे इस कप का वेट करना है, ठीक है? तो अगर मेरे पास एक ऐसा स्केल है जो ठीक है, और ये कप उसके ऊपर ½ kg का आ रहा है या 1 पाव का आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ भी मेजर करूंगा तो भी 1 पाव का आएगा, बराबर वाले कमरे में ले जाकर भी मेजर करूंगा तो भी 1 पाव का आएगा, और आज करूंगा और कल करूंगा तो भी 1 पाव का ही आएगा, अनलेस उसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो गया, और मेरा स्केल की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। बट ये है फिजिकल क्वांटिटी। मगर मैं एंगर को मेजर करना चाहता हूँ, मैं अग्रेसिवनेस को मेजर करना चाहता हूँ, या अग्रेशन को कह लें आप, मैं क्रिएटिविटी को मेजर करना चाहता हूँ। इन सारी सूरतों के अंदर मुझे पहले तो उसे डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी एक मुश्किल काम है, बिकॉज इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो पहले मुझे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ये है, और ज्यादातर जो लिटरेचर में जो कुछ मौजूद है वो उससे उससे अग्री करता है। एंड देन उसके ये कंपोनेंट्स हैं मेरी नजर में, विच अगेन कम्स फ्रॉम द लिटरेचर, हवा में कुछ भी नहीं बनता। एंड देन मैंने इनको इस तरह मेजर किया है, और ये वो आइटम्स हैं, ये वो सवाल हैं जो कि आपसे लाइकर्ट स्केल के सर्वे में पूछे जाते हैं, जिसके आप 1 to 5 मोस्ट लाइकली से लेके लीस्ट लाइकली तक, और बीच में एक पॉइंट होता है। नॉर्मली 7 पॉइंट का लाइकर्ट स्केल जो है ना, वो आइडियल तस्वर किया जाता है। इट कुड बी 5, इट कुड बी मोर देन 7, 9। सो सोशल जो भी साइंसेज हैं उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स मेजर किए जाते हैं, जो कि
नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ऐसे मेजर किए जाते हैं। उसका एक बाकायदा तरीका है विच प्रॉब्ली इज बियॉन्ड योर इंटरेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो अगर हम शुरू भी करेंगे अपनी रिसर्च, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि भाई मैं किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ। तो होना ये चाहिए कि जो टॉपिक मैं सिलेक्ट करूं वो कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट हो। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहता हूँ, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हम अक्सर देते हैं कि जी माइशत को सूद से पाक होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि कुरान करीम कहता है जब उसने कह दिया तो होना चाहिए। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता तो शैतान का रास्ता। हम सब इस पे अग्री करते हैं। जी रजा, मुझे अंदाजा था इसीलिए मैं उस तरफ गया था। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम्स वाली रिसर्च जो है वो थोड़ी सी शायद न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, लेकिन ये बाकी जो है ना वो यकीनन आपकी क्वालिटेटिव से ज्यादा मैच करेगी। तो दैट्स व्हाई आई टच्ड अपॉन दैट टॉपिक। तो कहाँ था मैं? राइट, मईशत। सो मईशत को सूद से पाक होना चाहिए। अब आप इसी टॉपिक के ऊपर 10 किताबें लिख दें, 20 लिख दें, 100 लिख दें, मगर हमारी जरूरत इस वक्त ये डिक्लेयर करना नहीं है कि मईशत को सूद से पाक होना चाहिए। हमें वो तरीके चाहिए कि जिसके जरिए हम मईशत को सूद से पाक कर सकते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है पैलेस्टाइन का। जूम पे तो पाबंदी नहीं लगा देते, आई होप नहीं लगाते होंगे। तो द प्रॉब्लम इज, आप में से कुछ लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं, वी डू नॉट हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पे बैठ के हम ये बात कर सकें, जहां पे हम लोगों को गैदर कर सकें। और मैं हैरान और परेशान हूँ, मेरा ताल्लुक तो खैर कंप्यूटर साइंस से नहीं है, कि इतनी बड़ी मुस्लिम उम्मा में से किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही बना देता जो फेसबुक के मुकाबले में खड़ा हो सकता, जो उतना ही अच्छा होता या उससे ज्यादा अच्छा होता। एक भाई लोगों ने बनाया भी था मुस्लिम फेसबुक, लेकिन वो भी शायद उनका कोड चोरी करके बनाया था, तो वो बन गया, बंद हो गया। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। तो ये हमारी जरूरत है। तो सो व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च, व्हेन यू वांट टू डू अ रिसर्च इन दिस कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम बैठ के बात कर रहे हैं, यू नीड टू डू अ नीड एनालिसिस। कि जो बातें मैं कर रहा हूँ या जिस टॉपिक के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ उसकी जरूरत मुस्लिम उम्मा को कितनी है, और क्या उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं या नहीं है, या मैं कोई ऐसे ही इस तरह की बात कर रहा हूँ जिसका प्रैक्टिकलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसमें हम घंटों डिबेट कर सकते हैं। वो कहते हैं ट्रू बट यूजलेस, टीबीयू। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर ट्रू बट दे आर यूजलेस। दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट टू एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई हैव। ठीक है, तो उनके ऊपर हम बहस करते रहे, घंटे जाया करते रहे, साल जाया करते रहे, उसका कोई कोई हासिल वसूल नहीं। तो हमें ये सोचना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई रेलेवेंस है हमारी रिसर्च की, जो टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी रेलेवेंस क्या है। अच्छा, क्या वो मेरे अपने इंटरेस्ट का एरिया है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे उस्ताद जी ने एक सिंपली एक टाइटल शेयर किया आप सल्लल्लाहु की सीरत से मुताल्लिक, और मैंने उनसे कहा कि हज़रत मुझे ना ये फुल डॉक्यूमेंट चाहिए। व्हाई? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन टू दैट। सो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीजें पढूं जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और प्रैक्टिकलिटी दोनों से रिलेटेड है, और मैं उस पर काम करूं कुछ ना कुछ, और उसको एक वर्कशॉप की फॉर्म में ढालूं, एंड देन लेट्स स्टार्ट टीचिंग दैट टू द पीपल सो दैट दे कैन अप्लाई इट इनटू देयर लाइफ। सो आपका भी कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, कोई फायदा हो मेरे इर्द गिर्द वाले लोगों को, वरना पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें पढ़ी। आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको वो टॉपिक बहुत ड्राई लगेगा, जब ड्राई लगेगा तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब जनाब उसके बाद सवाल ये आता है कि मेरे दिमाग में, मेरे दोस्त कहते हैं माशाल्लाह वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिसर्चर है, बाथरूम साइंस। बाथरूम में बैठे बैठे एक ख्याल आया कि यार इस चीज पे रिसर्च करनी चाहिए। मैं सोकर उठा और मैंने धड़ से जो है वो गूगल सर्च का एक बार खोला और उसके ऊपर अपनी क्वेरी लिख के और उसके ऊपर एक अपना ओपिनियन बना लिया।
कि जी ये कहते हैं लोग। यहाँ पे जब आप ये काम करने जा रहे हैं तो यू नीड टू बी रियली रियली अवेयर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पर्सनल बायस। ये एक बाकायदा साइंटिफिक टर्म है, इसको थिंकिंग बायसेस कहते हैं। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इज अ ब्यूटीफुल बुक, आप उसको जरूर पढ़िएगा। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इज अनदर बुक, उसे भी आप पढ़िएगा। तो दोनों इसके बारे में बात करते हैं। डैन एराइली का काफी काम है इरेशनैलिटी के ऊपर, उसको पढ़िएगा। तो ये सारे लोग ये बताते हैं कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो बहुत सारे थिंकिंग ट्रैप्स में फंस जाता है जाके, एंड दैट्स व्हाई वी नीड सम सॉर्ट ऑफ मेथोडोलॉजी टू आवर रिसर्च फॉर नाउ। मिसाल के तौर पे, जनाब, मैं सबसे पहले तो मुझे सोचना ये चाहिए कि जी रेलेवेंस हो गई, मैंने तय कर लिया हाँ जी टॉपिक रेलेवेंट है और ये टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का भी है, ये दो टच स्टोन्स को वो पास कर गया। अब नेक्स्ट जो उसकी कसौटी है वो क्या है? क्वेश्चंस ना मैं बीच बीच में गैप करके लूंगा, वरना अगर रॉ बहक गई ना तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं हो सकता है फिर भूल जाऊंगा मैं आगे किधर जा रहा। ये जो है ना, टीचिंग इंस्पिरेशन होती है, और अगर सुनने वाले मिल जाए तो फिर बड़ा ही मजा आता है। अदरवाइज जो है वो फिर अगर बीच में इंटरप्शन होगी तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ये काम एक कोई करता जाए कि आप बुक्स के नाम नोट करते जाएं, ये अच्छी बात है। एक और भी आई थी दिमाग से, वो निकल गई अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम थे जनाब रेलेवेंस, हमने बात कर ली, और हमने बात कर ली कि वो आपके पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट की चीज भी है। अब आपने ये सोचना है कि आपने जो लिटरेचर है, जो उस पे एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, हमेशा उसके अंदर जो गैप है उसको फिल करने के लिए कुछ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक है बिल्कुल बर्बाद हो गया है। लोगों की तरबियत हमने की ही नहीं पिछले सालों में, और नतीजा ये निकलता है कि सिग्नल के ऊपर 1 मिनट भी खड़े होने को कोई तैयार नहीं। कल यहाँ आग लगी हुई थी, मैं यहाँ से गुजरा तो आधा दर्जन से ज्यादा लोग खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे गाड़ी रोक के, और उन्होंने पूरी एक लेन ब्लॉक कर दी थी। तो पॉइंट है, इसके फायर ब्रिगेड नहीं आती है, इसलिए नहीं आती कि आपने रास्ता ही बंद कर दिया है, तो कहाँ से आएगी फायर ब्रिगेड टाइम? तो पूरा रोड यहाँ से लेके आयशा मंदिर से बिल्कुल आगे तक ब्लॉक था, सिर्फ इस वजह से कि जी एक पूरी लेन वीडियो बनाने वालों ने ब्लॉक की हुई थी, और उसके दूसरी साइड पे एक ट्रक खड़ा हुआ था। सो आपको ये काम जरूर करना चाहिए कि आप अब लिटरेचर को सर्च करना शुरू करेंगे। सो यू नीड टू नो कि वो कौन सा रेलेवेंट लिटरेचर है, वो कौन से इस तरह के रिजर्वॉयर्स हैं जहाँ पे वो लिटरेचर मौजूद है। जब हम साइंस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो कुछ डेटाबेसेस हैं जिन पे मैं जाऊंगा सर्च करने के लिए। मिसाल के तौर पे, इसको मैं कहता हूँ कि हम पबमेड पे जाते हैं जब हम मेडिसिन से रिलेटेड कोई रिसर्च करते हैं, हम साइंस डायरेक्ट पे जाते हैं। इसी तरह और बहुत सारे बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं जिन पे आपको जाके काम करना चाहिए, यानी जहां जाके आप सर्च करेंगे। और मिसाल के तौर पे साइकोलॉजी में आप साइक इन्फो पे जाते हैं। सो इस तरह बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। आप बहुत आसान काम हो गया है आपको, अगर किसको एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना है, इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जाम्पल, दादा भाई को इकोनॉमिक्स का बहुत शौक है, मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। तो आपने सबसे पहले आप ये कर लेंगे, आप चैट जीपीटी से पूछ लें भाई, या गूगल बार्ड से पूछ लेंगे इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े डेटाबेसेस कौन से हैं जिनमें मुझे कोई रिसर्च करनी चाहिए, करने के लिए मटेरियल तलाश करना चाहिए, तो वो आपको सारे डेटाबेसेस के नाम बता दे। सो आप उस डेटाबेस पे जाएं, और वहां जाने से पहले अब आपको थोड़ी सी सर्चिंग करनी पड़ेगी। ये सर्चिंग आप गूगल की मदद से भी कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर डेटाबेस की मदद से भी कर सकते हैं। आपको कुछ की वर्ड्स तलाश करने पड़े, और की वर्ड्स तलाश करके फिर आप अपनी एक सर्च स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, अगर आप जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब पे, तो आपको राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल के नाम से एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनेगी। हमने अभी लिटरेचर रिव्यू पे आए नहीं है, उससे पहले पहले की बात की, तो वो एक सीरीज ऑफ वीडियोस है, 7-8 वीडियोस है कम से कम। अगर आप वो सुन लें तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मजीद तफसील मिल जाएगी आपको स्टेप बाय स्टेप। सो आपने अपनी एक सर्च स्ट्रैटेजी बनाई कि जी मेरे ये 8 कीवर्ड्स हैं, या ये 5 कीवर्ड्स हैं, ये 4 कीवर्ड्स हैं जो मेरे काम से रिलेटेड हैं। और उस सर्च स्ट्रैटेजी को फिर आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया उन डेटाबेसेस के ऊपर।
दैट विल एक्चुअली गिव यू द होल सेट ऑफ रिसर्च पेपर्स जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखे गए। So, ये तो हो गई रिसर्च पेपर्स की बात। ऐसी बहुत सारी बुक्स होंगी जो कि मौजूद होंगी उस टॉपिक पे, और वो रिसर्च पेपर्स में जाहिर है मौजूद नहीं होंगी। तो अब आपको करना ये चाहिए भाई कि अच्छा, ये नीड एनालिसिस है, NEED। अब आपको ये करना चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप बार्ड से भी हेल्प ले सकते हैं, आप इवन चैट जीपीटी से या बिंग से, कि व्हाट आर द मेन बुक्स विच हैव बीन रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फाइंड इट। तो आपको पता चलेगा जी कुछ 10 15 20 25 बड़ी किताबें हैं। सो एटलीस्ट उसको स्किम जरूर करें। फिर बाज़ औक़ात अगर आपकी एक्सेस किसी लाइब्रेरी तक है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पे देख लें कि अगर आपको कोई इस तरह की चीज मिलती है या नहीं मिलती। आमतौर से अब डिजिटल दौर है तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप जनरल फिजिकल लाइब्रेरी जाए, लेकिन पुरानी कोई बुक होगी और अगर वो डिजिटलाइज नहीं हुई भी होगी तो आपको हो सकता है लाइब्रेरी में मिल जाए। सो यू नीड टू गो थ्रू ऑल दैट। अच्छा, इस्लामिक टेक्स्ट का मसला ये होगा आपको कि जाहिर है वो अरबिक में लिखा हुआ होगा, तो आप में से कुछ लोग अरबी सीख रहे हैं, अच्छी बात है। उसको, उस टेक्स्ट को पढ़कर समझना एक मुश्किल काम है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी अरबी को बेहतर बनाते जाएं। आपकी वोकेबलरी बढ़नी चाहिए, इट विल टेक टाइम। अभी तो मैं भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि जहाँ पे मैं कहूँ कि यार मैं बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली 8 साल पढ़ने के बाद और 4 साल पढ़ाने के बाद उस लेवल पे हूँ। मेरी नालायकी है इसमें, मतलब सिस्टम का कसूर नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली एक किताब को बगैर डिक्शनरी के लेके पढ़ूँ, जिस तरह मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, जिस तरह मैं उर्दू पढ़ता हूँ, और उस तरह अरबी भी पढ़ के समझता हूँ। जाहिर है मुझे अभी उस लेवल पे पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो वो भी एक तरह से आपके लिए एक हिंड्रेंस होगी कि आप उसको समझ सकेंगे वो एग्जैक्टली कह क्या रहे हैं। और अक्सर ऐसा होगा कि आपको किसी ना किसी ऐसे पढ़े लिखे इंसान की मदद लेनी पड़ेगी जिसने उस चीज को तरीके से पढ़कर समझा हुआ है। तो इस्लामिक उलूम की एक मेथोडोलॉजी इनका पार्ट है। हजरत इमाम बुखारी की किताब है अल अदब अल मुफरद। मैं समझता हूँ कि आप सबको, मुझे भी दोबारा उसका मुताला करना चाहिए, उसको मुताले में रखना चाहिए। It tells you कि what are the adab or the manners of seeking knowledge or just spending your life। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। वो कहते हैं कि जी शैतान के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बहुत ही, अदब की कमी थी। नतीजा ये निकला कि वो अल्लाह ताला के ही हुक्म का इनकार करके बैठ गया। अदब नहीं था ना, नॉलेज पे भरोसा था। तो जब आप रिलीजन पढ़ने जाते हैं तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, बल्कि अच्छा खासा ख्याल रखना चाहिए, वरना बहक जाने का बहुत अंदेशा होता है। सो वेन एवर आई हैव अ डाउट, अभी मैंने एक किताब शुरू की, आप में से कोई EI में बड़ा इंटरेस्टेड था, विद क्या नाम था, मिकाइल करके उसके ऑथर का नाम है, मिकाइल हसन। एंड इट्स द हार्ट एंड माइंड समथिंग करके इसका बुक है। तो वो एंड ही कोटेड अ हदीस, राइट। और मेरी एक आदत बन गई है कि जब भी कोई हदीस कोट होती है ना, आई गो एंड चेक कि उसकी इस्नाद की वैल्यू कितनी स्ट्रांग है। उसकी वजह मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होंगे, बट आई हैव समथिंग विच इज विद द हार्ट एंड माइंड। एक्सेलेंट श्याम साहब, बहुत शुक्रिया। विद द हार्ट एंड माइंड बाय मिकाइल अहमद स्मिथ, यस। सो उसमें एक उसने हदीस कोट की भी है, और मैंने जाके चेक की तो पता चला जी इस्नाद मुनकर, अ, हदीस बातिल। तो ये वाली टर्मिनोलॉजी थी उसकी भी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक महवर में एक स्टोरी लिखी, और वो स्टोरी बड़ी अच्छी लगी लोगों को। और मेरे उस्ताद ने, मोहन सार साहब ने, आप वाकिफ होंगे जो हिदायत में पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे एक छोटा सा मैसेज किया कि ये इस हदीस का रेफरेंस भेज दे जरा। और ये किला हुमा का वर्ड था, राशि वल मुर्तशी किला हुमा फिन्नार। ये एक स्टेटमेंट है। मैं हदीस इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये किला हुमा का वर्ड
जो है वो इस्लामियात की किताब में लिखा हुआ है, हमारी 8वीं जमात की। अब पता नहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, हमने जब पढ़ी थी लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा ये किला हुमा का वर्ड आपको कहाँ से मिला, जरा मुझे इसका रेफरेंस भेजें। भाई हम तो ढूंढने में लग गए। आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, वो किला हुमा का वर्ड ही ना मिला उस हदीस के साथ। तो मैंने हजरत को, एक आध बड़े बुजुर्गों ने भी हदीस को इन अल्फाज में कोट किया हुआ था, बट ऑब्वियसली वो इट वाज नॉट ऑथेंटिक। तो मैंने अपनी हार का ऐलान किया, मैंने कहा हजरत मुझे तो नहीं मिली ये हदीस इन अल्फाज के साथ, लेकिन फला फला ने अपनी किताब में ना इन्हीं अल्फाज से लिखा है, तो और इस्लामियत की किताब में भी लिखी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका लेवल इस्लामियात की किताब से जरा ऊपर चला गया है, तो आप कोशिश करेंगे कि हदीस को किसी मुस्तनद जो है रेफरेंस के अंदर तलाश करें। बहरहाल वो थी नहीं तो मिलनी कहाँ से थी। एंड दैट गेव मी अ लेसन फॉर लाइफ, कि हदीस के बारे में वैसे ही बहुत ज्यादा सख्ती है कि जी, आप सब ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहीं बेशक माफ फरमाए कि जो मेरे बारे में गलत बयानी से काम ले, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना। कोई ऐसी चीज कोट कर दें आपके हदीस कह के जो हदीस ना हो, तो बड़ी खतरनाक बात है। So you need to be really careful while you are quoting hadith ना। तो यार मेरे लिए तो ये सबक जिंदगी भर का है, मैं हमेशा चेक कर लेता हूँ आगे उसको कहीं कोट करने से, यूज करने से पहले। तो उसके अंदर जो पहली हदीस ही कोट हुई भी है, आई थिंक फर्स्ट फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर, वो ये वाली हदीस है कि जी, लोगों से मोहब्बत गालिबन, हदीस तो नहीं है वो, कॉल कह लें आप उसको, जो स्टेटमेंट है लोगों से मोहब्बत जो है वो निस्फ अकल है, समथिंग लाइक दैट। और आई फाउंड इट कि ये तो स्टेटमेंट ही ठीक नहीं, मतलब जिसको आप हदीस भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बिकॉज इसकी सनद ठीक नहीं। So you need to be very careful when you are looking at this body of knowledge, because इसकी सिर्फ साइंटिफिक या इसकी सिर्फ एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बल्कि मुझे कॉल बहुत पसंद है, हजरत अबू दरदा का कॉल कहता हूँ मैं, क्योंकि वो अगेन इसके ऊपर भी हदीस होने पे जो है वो शक है कि जी, कौल ला अदरी निस्फुल इल्म, मैं नहीं जानता, ये कहना आधा इल्म है। रजा भाई मुझसे पहले, अब थोड़ा थोड़ा सुधर गए हैं, लेकिन ये पहले मुझे ना दर्जनों सवालात भेजते थे और आधों के जवाब में मैं ये कहता था कि जी मुझे नहीं मालूम, और वो कहते तो मालूम करके बताओ, तो मैं कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो यू एक्चुअली नीड टू नो कि कौन सी चीजें आपके इंटरेस्ट की हैं और कौन सी चीजें आपकी इंटरेस्ट नहीं। दुनिया जिंदगी बहुत छोटी सी है, तो अगर आप उसको ऐसी चीजों में इस्तेमाल कर देंगे कि जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो आपको मजा भी नहीं आएगा, आप उसके अंदर उस तरह इमर्स भी नहीं कर सकते। एनीवे, तो हम आए थे कीवर्ड्स के ऊपर। सो यू नीड टू फाइंड सम कीवर्ड्स, आप उनको उसको पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ लिटरेचर के अंदर सर्च करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे लिटरेचर में से। और जाहिर अगर आप बात कर रहे हैं इस्लामिक लिटरेचर की, तो वो सारा का सारा आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो ऑनलाइन सर्चेबल फॉर्मेट में भी नहीं मिलेगा। तो यू एक्चुअली विल हैव टू गो इनटू द बुक्स एंड यू विल हैव टू फाइंड कि जी, ये बड़ी बड़ी किताबें जो हैं ये क्या कहती हैं। मैंने कभी यूज नहीं किया है, बट शामिला इज नोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इस्लामिक बुक्स। आर्काइव के ऊपर बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। तो you'll actually have to find from some learned scholars कि यार इस मौजू के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें क्या लिखी गई। और एक एक टॉपिक ऐसा ही है कि जिसके जिस तरह आपको वेस्ट में साइंटिस्ट मिलते हैं ना, कि लोगों ने जिंदगी गुजार दी एक ही टॉपिक पे बात करते हुए, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा है कि आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे जिनके ऊपर, जिनकी एक पर्टिकुलर चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड होगी। you'll have to find their books। तो एक लंबी एफर्ट है। तो नॉलेज, जब आप नई नॉलेज बिल्ड करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो यकीनन आप एक नई नॉलेज बिल्ड करने जा रहे हैं। सो इट हैज टू बी लिंक टू द प्रीवियस वर्क विच हैज बीन डन। तो वो जो फ्रेज है ना, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जाइंट्स, वो ऐसे ही नहीं है। वो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू बिल्ड इट अपॉन व्हाट इज एक्चुअली नोन अबाउट इट बिफोर हैंड। तो वो आपको सर्च करने से, पढ़ने से ही आएगा, और सर्चिंग के लिए यकीनन आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ ही एक एक्सेल शीट होनी चाहिए जिसके अंदर आप जो कुछ भी सर्च करते जा रहे हैं उसका पूरा रेफरेंस हो, ताकि आप दोबारा उसको ढूंढ सकें। हर चीज का के लिए मेमोरी पे इंहिसार करना कोई अच्छी बात नहीं, मेमोरी एक वक्त में साथ छोड़ जाती है। सो यू हैव टू बिल्ड अ टेबल काइंड ऑफ थिंग, जिसके अंदर आप उस रेफ नेचर की रेफरेंस, ऑथर का नाम, ईयर, आपने कहाँ उसको सेव करके रखा हुआ है, मे बी लिंक इट टू सम ड्राइव फोल्डर समथिंग, सो दैट यू कैन ऑलवेज रिट्रीव इट। प्लस अब आपको, आपने एक फॉर एग्जाम्पल आप एक ओपिनियन बना रहे हैं कि जी ये चीज ऐसे होगी, और
अब आपको करना ये चाहिए कि ट्राई एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर ओपिनियंस विच आर कॉन्ट्ररी टू योर्स। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आप ही की बात को एक डिफरेंट अंदाज में कहा है, या उन्होंने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले मैं एक साइनॉप्सिस के प्रपोजल को सर्च करा, मतलब सर्च नहीं करा था, रिव्यू करा था सॉरी। और वो मैडम साहिबा जो हैं, शी वाज एक्चुअली लुकिंग एट द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन गट फ्लोरा और समथिंग लाइक दैट। तो आई सिंपली आस्क्ड अ क्वेश्चन कि आपको ने वो सारा लिटरेचर जो साइट कर दिया जो कहता है कि इफेक्ट है, ऐसा आपको कोई लिटरेचर में कुछ नहीं मिला जिसने कहा है कि इफेक्ट नहीं मिला। एंड शी वाज फ्लैबरगास्टेड, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये था कि जी मेरा ये ओपिनियन है, मैं इसके हवाले से वो सारा लिटरेचर सर्च करूं कि जो ये कहता है कि हाँ जी ऐसा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। मैं कहता हूँ कि जी अरेंज मैरिज इज मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू लव मैरिज। हमारी सोसाइटी का आजकल कह लें आप एक इशू है कि भाई कुछ लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं, कुछ लोग अरेंज मैरिज करना पसंद करते हैं। और जाहिर है जो अरेंज मैरिज है वो लोग ये कहते हैं हम लोग कि भाई ये तो दीन के ज्यादा करीब है कि वो जो है वो रिश्ता आए और उस तरीके से काम हो। बट व्हाट इज द सक्सेस रेट? तो आप कहते हैं जी मैंने 5 लव मैरिजेस देखी थी, सारी नाकाम हो गई। बट डिड यू चेक हाउ मेनी लव मैरिजेस गॉट सक्सेसफुल? मैंने 100 अरेंज मैरिजेस देखी थी, सारी की सारी कामयाब हो गई। बट डिड यू चेक हाउ मेनी अरेंज मैरिजेस वर देयर which got unsuccessful? How many arranged marriages ended up in toxic relationships जहाँ लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, जहाँ मियाँ साहब घर से भागे रहते हैं? So you need to look deeper into it before developing an opinion. अगर आप जस्टिस के साथ चलना चाहते हैं तो आपको उसका कॉन्ट्ररी जो एविडेंस है वो भी तलाश करना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा कि भाई वो कहता क्या है। ठीक है। तो ये कुछ जो है वो, उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं उस चीज को, जो कुछ भी आप सर्च करें। अभी तो आपने नोट्स लिए हैं खाली। फिर वो जो आप लिख रहे हैं हैज टू डेवलप अ फ्लो। वहां पे आपके लैंग्वेज स्किल्स काम आए। आप अपनी उस नॉलेज को डिससेमिनेट कैसे करें, किन फोरम्स पे करेंगे, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वो जिस मिसाल के तौर पे मैंने अगर कुछ करना होता है तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं इससे कोई टीचिंग एक्टिविटी डेवलप करूं। अजान हो जाए जरा इधर, तो उसके बाद बात करते हैं 2-4 मिनट में। आप अपने क्वेश्चंस अगर लिखना चाहें तो लिख दें। अच्छा, जस्ट वर्ड के ये मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया है। दोज पीपल हु आर बिगिनर्स इन कुरानिक अरबिक दे कैन जॉइन इट। जिन जो थोड़ा एडवांस है उनको शायद इतना फायदा नहीं होगा, बल्कि उनको तो भी फायदा शायद ना हो। तो जो बिगिनर्स हैं उनके किसी काम का ही। अच्छा जी, सवाल। डॉक्टर, जस्ट थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। आप अपने जो महवर वाला ग्रुप लिंक है अगर वो भी शेयर कर दें, आई थिंक दैट विल बी हम्म। बेटर। थैंक यू। ठीक है, बराबर आपको। मेवर वाला ग्रुप नहीं। अच्छा। महवर वाले ग्रुप की कोई इंट्रो।
हाँ, उसके ऊपर जस्ट यू यू गेट टू रीड अ फ्यू पीसेस ऑफ माय राइटिंग एवरी डे, मे बी अ वीडियो once a week or twice a week, which is about personal development. So maybe spiritual sometimes, maybe just personal development. So just keeps you motivated and maybe helps you find your way. अच्छा जी, यू कैन फाइंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन है। बुक्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन। देखो बेटा, किसी भी जगह पे ना जहाँ आप कोई सर्च करने जा रहे हो तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बुक्स। हर टॉपिक पे hordes ऑफ लिटरेचर ऑलरेडी रिटन। तो एक तरीका तो ये है कि टू गेट अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आप उस पे जो फर्स्ट शुरू की बुक्स हैं वो जरूर पढ़ें। और उसके बाद यू विल हैव टू probably सर्च अ लिटिल बिट अबाउट द ऑथर्स, या ये जो ऑथर साहब हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है उसकी शोहरत क्या है, उसके बारे में उसका नाम डाल के सर्च कर लो। ठीक है। बुरी बात है, नाम नहीं लेना चाहिए, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अबाउट एवोल्यूशन बाय हारून याह्या। ठीक है। उसका असल नाम अदनान अख्तर था। ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि मैं इससे आगे नहीं कहूंगा, गो एंड सर्च अबाउट हिम कि अदनान साहब क्या क्या करते हुए पाए गए बाद में। तो यू नीड टू फाइंड अ लिटिल बिट अबाउट द ऑथर्स कि उनकी अपनी शोहरत कैसी है। ठीक। और उनकी अपनी अप्रोच कितनी साइंटिफिक है, उन पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ है। क्रिटिसिज्म हर एक पे हुआ है। अस्मा और रिजाल नाम ही जो है वो जिसके अंदर दो चीजें आती थी, अज्जर व तादील, जिसके अंदर क्या होता था कि लोगों के बारे में डिफरेंट लोग ये राय का इजहार करते थे कि क्या ये बंदा इतना ऑथेंटिक है कि आप इससे हदीस लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है। ये बात जहन में रखेंगे, हिस्ट्री लिखी ही सब्जेक्टिव अंदाज में जाती है। तो एवरी ऑथर विल हैव दैट बायस, इवन इफ आई वुड बी राइटिंग आई विल हैव सम सॉर्ट ऑफ बायस, राइट? बट आई नीड टू हैव एन आइडिया कि मेरे बायसेस क्या हैं। तो अगर मैं उनको पहले से अवेयर हूंगा तो मुझे कम से कम पता होगा। जाहिर है मैं कोई साइड तो ले रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि मेरा क्या स्टैंड होगा। ठीक है। तो ये वाली चीज है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर बायस। ठीक। अच्छा, इज हैविंग मोर कीवर्ड्स अ बेटर अप्रोच? if so, then how can we decide when we have enough keywords? देखो, आमतौर से किसी भी टॉपिक पे 5 से 7 कीवर्ड्स बहुत हैं। जनरली यू सर्च द लिटरेचर ऑन दैट टॉपिक, थोड़ा रैंडमली शुरू करते हैं, और जो जो कीवर्ड्स आपको मिलते जाते हैं वो आप एक जगह पे रखते चले जाते हैं। फिर आप उसके बाद उनको यूज करते हुए सर्चिंग करते हो। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे कि यूजिंग, फॉर एग्जांपल आप अगर यूट्यूब पे ही सर्च करो कि यूजिंग कीवर्ड्स विथ फॉर सर्चिंग, तो वो आपको आइडिया दे देगा कि किस तरीके से आप उस मेथोडोलॉजी को यूज करते हो। तो हम बात कर रहे थे, हम आए थे कि डिसएमिनेशन ऑफ रिसर्च। आपने पर्पस देखना होता है कि आप वो रिसर्च क्यों कर रहे थे। मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई चीज पढ़ रहा होता हूँ तो उसका मेरा मकसद होता है, वापस जहाँ अजान से पहले बात शुरू हुई थी, कि मैं उसके उससे कोई टीचिंग मटेरियल डेवलप करूँ या कुछ लिखूं। तो बाय द एंड ऑफ दैट, जब मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका होता हूँ तो मेरे पास वो चीज मटेरियल में मौजूद होती है। लिख कर मैं अपने पढ़ने वालों को डिसेमिनेट कर देता हूँ। टीचिंग डेवलप हो जाती है तो उसकी कोई वर्कशॉप करा देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। सो यू ऑल्सो नीड टू सी के आपकी एक ऑडियंस है जिसके सामने आप वो सारा कुछ जो है वो पेश कर सकते हैं इन अ रैशनल वे, इन अ वे विच हेल्प्स देम अंडरस्टैंड दैट। सो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसको मैं डिसेमिनेट कैसे करूंगा। मेरे ख्याल में दैट सम्स इट अप जो हम कर रहे थे। अगर आपको कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, जब मैं पर्पस की बात करता एक चीज ऐड करता चलूं कि हम जब उसको साइंटिफिक टर्म्स में लिखते हैं तो वो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं इस रिसर्च के जरिए करना क्या चाहता हूँ। तो वो पर्पस में काइंड ऑफ कवर हो गया है, बिकॉज मैंने इसको इतना टॉक को साइंटिफिक नहीं रखा, बिकॉज हम ज़ाहिर एक डिफरेंट पर्पस के तहत आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो ये है कहानी कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब हम प्रपोजल लिखते हैं विच इज डिफरेंट डोमेन, आपको हो सकता है अपनी पढ़ाई में कहीं पे काम आ जाए ये बात, तो आपका रिसर्च टाइटल, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, आपके रिसर्च क्वेश्चन,
ये सारे के सारे एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, वो एक ही जैसे होने चाहिए। ये ना हो कि कहीं पे आप किसी चीज की बात कर रहे हैं, कहीं पे आप किसी चीज की बात कर रहे हैं, और कहीं पे आप किसी चीज की बात कर रहे हैं। तो अब जब टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, ये सब के सब अलाइन होने चाहिए आपकी रिसर्च में। ठीक है बच्चों? सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। कोई अगर आपके दरमियान सवाल है तो आंसर। वन न्यू मैसेज, टिप्स फॉर स्किम रीडिंग। यार टू बी ऑनेस्ट, मैं ना बहुत स्लो रीडर हूँ। एट वन टाइम आई एम रीडिंग मल्टीपल बुक्स, और एंड एट द सेम टाइम I am reading them very slowly because I want to reflect upon them. तो स्किम रीडिंग के साथ आप कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। ओह, ये जबरदस्त बात की सना आपने। YouTube के ऊपर जो चैनल है ना, उस पर टीचिंग एंड लर्निंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देखिएगा। नो, आई एम नॉट ऑन गुड रीड्स। एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस है और बुक भी है, टीच लाइक अ चैंपियन। स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है। अच्छा, स्किम रीडिंग के बारे में बात कर रहा था मैं, तो भाई मैंने खुद कभी स्किम रीडिंग नहीं की, तो मैं आपको क्या टिप्स दूं उसके बारे में। जनरली इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ लुक एट द ऑथर, हिज रेपुटेशन, एंड देन द कंटेंट्स। तो कुछ चीजें आपके बिल्कुल काम की नहीं होती, कुछ चीजें आपके काम की होती हैं, देन जंप टू देम। और एक अच्छा काम ये है, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बिकॉज अब रिसर्च के लिए यू हैव टू डू डीप रीडिंग, कि आप बुक की समरी पहले सुन लें या पढ़ लें। सो देयर इज अ बुक, देयर इज अ सॉरी देयर इज अ चैनल कॉल्ड प्रोडक्टिविटी गेम। वो बहुत अच्छी समरी लिखता है। जर्नल्स का एक ही। अच्छा, एक सेकेंड। मटेरियल्स, बुक्स और इम्प्रूविंग टीचिंग की बात हो गई, गुड रीड्स पे मैं नहीं हूँ। हाउ टू चेक जर्नल ऑथेंटिसिटी, बेटा जर्नल्स का एक ही क्राइटेरिया है नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट फैक्टर। जनरली स्पीकिंग, journals with good impact factor have valuable research. Journals with little impact factor have less valuable research. और ये कैलकुलेट होता है नॉर्मली इस तरह से कि उनकी साइटेशंस कितनी है, लोग उनको के बारे में कितनी बात कर रहे हैं। इट्स अ बुक एंड एज वेल एज अ सीरीज ऑफ वीडियोस, तो ये दोनों है। अच्छा, एक कहीं सवाल था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। भाई क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम नॉर्मली नंबर्स पे बात कर रहे हैं। इट इज आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ हाउ मेनी, हाउ मच, एटसेट्रा। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस को आंसर करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पूछूं व्हाई डिड दिस हैपन, या व्हाई डज दिस हैपन, तो अब मुझे उसके बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे। नंबर्स नहीं होंगे, टेक्स्ट होगा, डेटा होगा। सो मैं उसकी सूरत हाल के अंदर मैं एक एक काइंड ऑफ 5 लोगों के मैंने ओपिनियंस ले लिए, 10 लोगों के ओपिनियंस ले लिए, 50 बुक्स पढ़ ली। हर एक के अंदर मेरे पास जो चीज आएगी वो कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। दिस इज क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है। मैं किसी इशू के ऊपर एक अदर ग्रुप ऑफ पीपल को बैठा के बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो दैट इज क्वालिटेटिव। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जानूं कि इस पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग हैं जो ओवरवेट है, तो मुझे एक अलग वेइंग स्केल लेके खड़ा होना पड़ेगा। मैं उस पॉपुलेशन की सैम्पलिंग करूंगा, मैं उसका वेइंग स्केल के ऊपर वजन लूंगा, एंड दैट विल बी अ नंबर, 5%, 6%, 10%, 20%। ये जितने भी रेट्स आते हैं मैटरनल मोर्टालिटी के, चाइल्ड हेल्थ के, और इस तरह के सारे, ये सारी क्वांटिटेटिव डेटा होता है। ठीक है जनाब। हमारे साथियों में से किसी और को कोई और क्वेश्चन या कोई और चीजें जो क्लैरिफाई, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत ब्रीफ टाइम में ओवरऑल हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स समझा दिए हैं कि हमको रिसर्च कैसे करनी चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, उसको ढूंढना कैसे चाहिए।
हाउ टू गेट अ लार्ज सैंपल साइज फॉर। बेटा सैंपल साइज कैलकुलेट करना जो है ये एक अदद जो है वो मुश्किल काम है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी जब करना होता है तो मैं एक दफा स्टैटिस्टिशियन को जरूर चेक कराता हूँ कि भाई ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। So you need to go and check with the statistician around you to see कि तुमने जो सैंपल साइज देखो कुछ तो कैलकुलेटर्स भी मिलते हैं ना। तो कुछ ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं जिन पे आप कुछ पैरामीटर्स डालते हैं उसकी बेसिस पे सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। क्वालिटेटिव में जब आप करने जा रहे होते हैं तो 5 to 7 12 ये सैंपल साइज बहुत होता है। हम कहते हैं डेटा सैचुरेशन पे पहुंच गया, काम खत्म हो गया। क्वांटिटेटिव के अंदर यू हैव टू पुट इन सम नंबर्स विच गिव यू अ सैंपल साइज नॉर्मली बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च। ठीक है, तो ये कहानी है। बट योर वेरिएबल शुड बी क्लियर। अब देखो, so some variables to find difference in psychological development school going and home schoolers. Again, you have to be very precise with the variable and its definition. सो ये जो क्वेश्चनेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। सो अगर आप सीरियस रिसर्च कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एकेडमिक रिसर्च, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो जो पुरानी रिसर्च हुई हुई है उसी टॉपिक के ऊपर, वो क्या किन बेसिस के ऊपर उसने सैंपल साइज कैलकुलेट किया है। तो वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो डाल के हम फिर कैलकुलेटर से सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नॉट नेसेसरली कि आप बेस थ्योरी पेपर को देखें, आप किसी प्रीवियस रिसर्च को भी देख सकते हैं जो उसी टॉपिक पे हुई है, बट शुड हैव द सेम वेरिएबल जिसके लिए आप सैंपल साइज कैलकुलेट करें। इस्लामिक रिसर्च के लिए अगर हम देख रहे होते हैं आजकल मोस्टली जो लोग दीन का नॉलेज ज़्यादा नहीं रखते, मतलब लाइक हम प्रोफेशनली स्ट्रांग हैं और हमने अपने हमारी एक सोच है, हमारी एक यानी कि एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, लेकिन दीन से हम इतने हम आहंग नहीं है या हमारी सोच उस तरह से रिलेट नहीं कर सकती क्योंकि वी हैव नेवर स्टडीड उलूम दीनिया। तो फिर हम्म। अगर हम किसी किसी चीज के ऊपर सर्च करना चाहते हैं, उसके ऊपर उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अहम पॉइंट्स अगर आप बताना चाहें कि एज ए लेमैन रिगार्डिंग रिगार्डिंग दीन, अगर हम रिसर्च करना चाहें तो। देखो, एक बात जरा जहन में रखना कि जब भी रिसर्च होती है ना, नॉर्मली एकेडमिक लेवल की रिसर्च, नहीं भाई मैं इन साहब को नहीं जानता, कोमल। सो एकेडमिक रिसर्च के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं मास्टर्स में, एमफिल में, पीएचडी में, तो देयर इज ऑलवेज अ रिसर्च सुपरवाइजर। तो इसी तरीके से जब आप दीन से रिलेटेड रिसर्च करेंगे तो वो रिसर्च होती है इफ्ता के लेवल पे। तो जब आप हिदाया एकेडमी में इंशाल्लाह 8 साल पूरे कर लेंगे, आलिम बन जाएंगे, सारे एग्जाम्स निकाल लेंगे, और उसके बाद आप इफ्ता में दाखिला लेंगे या आप तखस्सुसुल हदीस में दाखिला लेंगे, तो आपको कहा जाएगा जी फला फला टॉपिक के ऊपर आप अपने कोई मकाला लिख के लेकर आए या कोई भी इस तरह की चीज करें, और उसमें आपका एक उस्ताद होगा जो आपको गाइड करेगा। यही तरीका जो है वो कॉन्टेम्प्ररी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी शामिल है कि मैं अगर एमफिल की रिसर्च करना चाहता हूँ या मैं पीएचडी लेवल की रिसर्च करना चाहता हूँ या इवन मैं पोस्ट डॉक करना चाहता हूँ, तो मेरा एक सुपरवाइजर हो। तो सुपरवाइजर उस एरिया के अंदर एक्सपर्टीज रखता होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे कहेंगे, जैसे रजा भाई अक्सर मुझे उकसाते रहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स पे कभी कोई उनसे बात करूं, लेकिन आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आई ऑलवेज गिव हिम अ फ्लैट नो। वाई? बिकॉज मुझे कभी जिंदगी में ढंग से इकोनॉमिक्स, सिवाय इसके कि मैंने 2 कोर्सेज पढ़ रखे हैं 3 3 क्रेडिट आवर्स के अपने एमबीए में, मुझे कभी इकोनॉमिक्स पढ़ने का सही से समझ के मौका ही नहीं मिला। तो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। एक बहुत अकलमंदाना काम ये होता है कि अच्छा देखिए, एक मेरा अपना ओपिनियन है, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, करेंगे, और उनको हक है कि वो करें। मैं ये दुनियावी और दीनी की जो तकसीम है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई अग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैं अगर तिब का इल्म इस वजह से हासिल करूं कि मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करूं और उनको सेहत
हासिल करने में उनकी हेल्प करूँ, तो ये ऐन दीनी इल्म है। मैं इंजीनियरिंग करूँ इसलिए कि मैं इससे लोगों के लिए आसानियां पैदा करूं, लोगों के लिए कोई ऐसी चीज बनाऊं जिससे वो उनकी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं, तो ये ऐन दीन की खिदमत है। ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी इबादत के मफहूम और अपनी कामयाबी के मफहूम को रिविजिट करना पड़ेगा। इबादत का मफहूम ये है कि आप यूं समझ लें कि सिर्फ नमाज इबादत नहीं है, आपकी 24 घंटे की जिंदगी इबादत है, अगर आपकी नीयत ठीक है तो। नीयत अगर आपकी वो है जो आपको अल्लाह ताला ने कही है, तो आपका सारा का सारा दिन ही इबादत है। ठीक है। तो उसके अंदर जो भी इल्म आप हासिल कर रहे हैं, अगर आप उसकी नीयत को ठीक कर लें तो वो इबादत बन जाती है। अच्छा, बात से हम थोड़ा सा दूर आपको लग रहा होगा निकल रहे हैं, लेकिन आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो ट्राई टू कनेक्ट दीन विथ योर प्रोफेशन। मिसाल के तौर पे टीचिंग मेरा काम है, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ता हूँ इसलिए कि मुझे उससे टीचिंग के बारे में मालूमात मिले और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मालूमात मिले। मेरी जिंदगी तो मेरा कंसर्न है ना। फिर मैं ये देखता हूँ कि मेरा मेरा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, आप मुझसे फिक्र के बारे में सवाल करेंगे ना, रजा भाई कभी कभी कर लेते हैं, तो मैं उनको फिर वही फ्लैट नो कर देता हूँ। या मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे हदीस की क्लास में बहुत कोई वो सख्त किस्म का फिक्री सवाल कर लेता है, मैं उससे कहता हूँ यार वो फलां उस्ताद साहब हैं, वो फिक्र पढ़ाते हैं, आप उनके पास चले जाएं, मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा मालूमात है, या मेरी मालूमात इस बारे में नाकस है। ठीक है। मेरे पास दोस्त उकसाते हैं ये वाला मसला वो वाला मसला, मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं पता इस बारे में, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कम टॉक टू मी, आई विल टॉक टू यू फॉर आवर्स ऑन दैट। ठीक है। लेकिन आप इससे बाहर जा रहे हैं तो फिर आप उसके पास चले जाओ, उस चीज का एक्सपर्ट है। तो इसी तरह आपको अपना एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप अपना एरिया डिफाइन कर लेंगे, फिर उसके अंदर आप उन लोगों को तलाश करें जो उसके अंदर चैंपियंस हैं। आपके उस्तादों में ही आपको मिल जाएंगे कुछ लोग ऐसे जो कि बहुत ज्यादा जानते होंगे किसी टॉपिक के बारे में। जस्ट अटैच योर सेल्फ टू हिम एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन करने का भी तरीका ये होता है कि क्वेश्चन इंटेलिजेंट होना चाहिए। जब आप आजकल के जमाने में जब आप एक इंसान को खटखटा रहे हैं ना, उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं, उसका टाइम ले रहे हैं, तो आपको ये यकीन हो कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो ये इंसान मुझे दे रहा है ना, ये सिंपल गूगल सर्च से मालूम नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे कहें जी फला वर्ड का मतलब क्या है, भाई ये गूगल बार के अंदर लिखो और निकाल लो, तो मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हो। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सीकिंग अ मेंटोर, क्योंकि मेंटोर को ऐसा बंदा कभी भी पसंद नहीं आता जो इडियट हो, कि वो उसका टाइम ऐसे गैर जरूरी सवालात के अंदर जाया करता रहे कि जो उसको एक सिंपल सर्च से मिल सकता। तो उसका उसके अंदर इनपुट होना चाहिए मेंटी का, कि उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, थोड़ी सी एफर्ट की है। मैं जब अपना सवाल लेके जाता हूँ तो मैं पूरी बैकग्राउंड सर्च करके जाता हूँ, ये चीज है, इसके बारे में ये बातें लिखी हुई हैं, ये बात नहीं लिखी हुई, मुझे नहीं मिल रही, आप जरा इसको एक्सप्लेन कर दें। ये होता है तरीकाकार आप किसी से पूछने का। तो हम, अगर मैं उस बात को दोबारा वापस समेटने की कोशिश करूं, तो आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो आपने डिफाइन करना है। इट शुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशन एज वेल, जो जहां तक आपने नॉलेज हासिल की है। अगर आप उसको पढ़ाना चाहते हैं तो इट शुड बी रिलेटेड टू टीचिंग। टीचिंग एक ऐसा काम है जो हम सभी कर रहे हैं। सो उसके इर्द गिर्द आप ढूंढ लें कोई, अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो आप सलम की इमोशनल इंटेलिजेंस और काउंसलिंग स्किल्स और ये सारी चीजें देख लें। एक से एक आपको वाकयात मिल जाएंगे टीम बिल्डिंग पे। मेरा लीडरशिप मेरा सब्जेक्ट है पसंद का, तो मैं आई आई कीप सर्चिंग अबाउट लीडरशिप फ्रॉम आउटसाइड सम लाइफ। तो इस तरह की चीजें हैं। तो यू नीड टू डिफाइन योर सेल्फ कि आपको किन एरियाज में इंटरेस्ट। सब कुछ आप नहीं कर सकेंगे, जब आप उसको नैरो डाउन कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, एंड यू विल बिकम एन एक्सपर्ट वन डे। जी, इसमें जजाकल्ला खैर, सॉरी। जी रजा भाई। जी डॉक्टर साहब ने जो बात की कि दीन और दुनिया के लोग डिवाइडेड नहीं है, ये खैर मेरा एक पेट टॉपिक है, उसके ऊपर मेरी काफी डिस्कशंस भी हुई हैं। इसमें मैं खाली एक चीज ऐड करूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम कोई भी काम करते हैं उसकी हमारी नीयत हो, तो वो नीयत से इबादत हो जाती है, चाहे सोना हो। इसी तरह हम कोई भी टॉपिक ले रहे हैं लाइफ का, फॉर एग्जांपल तिब है, इमाम शाफी वो डॉक्टर भी थे और वो फिक़ी भी थे, ठीक है ना। तो जो हमने ओरिएंटेशन देखनी है,
फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जैसे हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, सोशल साइंसेस की बात कर रहे हैं, तो आजकल जितने भी ओरिएंटेशन है वो यूरो सेंट्रिक है। मतलब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, या क्या सोशल उसकी बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो सोशलिज्म की, और आप बात करते हैं कैपिटलिज्म की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप किसी भी इन टॉपिक्स को स्टडी कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस बात को फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज करना, और सेकंड ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना कि इस्लाम की जो पॉइंट ऑफ व्यू है इन टॉपिक्स के ऊपर, ये इनसे डिफरेंट है। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। मैं अगेन इस कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहा हूँ कि आपने जो सवाल पूछा था फॉर्म भाई, कि हम जिनका हमारा एक बैकग्राउंड नहीं है दीनी हवाले से, तो हम जब स्टडी करें तो हमको एक उसका जो हमने एक जो जिसको हम कहते हैं ना एनक पहनी हुई है, हमको एनक उतार के उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक डिफरेंट एनक से उन चीजों को देखना है, और इट बिकम्स मोर ऑफ अ कंपैरेटिव स्टडीज। मेरा जो एक्सपीरियंस इस चीज पर है, तो दोज वर कपल ऑफ पॉइंट्स वी हैव टू रियलाइज कि भाई जो इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू है इन सब चीजों के ऊपर, एपिस्टेमोलॉजी है, फिलोसफी है, सारी चीजें ये थोड़ा डिफरेंट है। डॉक्टर साहब अगर आप इसमें कुछ कहें तो। बिल्कुल ठीक। ये बात तो हमने बिल्कुल शुरू में की थी कि जब हम फिलॉसफी के ऊपर खड़ा करते हैं ना इन सारी चीजों को, तो हमें ये एक अच्छा स्टार्ट होता है कि जब आपको खुद पता हो कि जी मेरे अपने बायसेस क्या हैं, या मेरे अपने पर्सपेक्टिव्स क्या हैं इस चीज के बारे में, सो दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ देम। और उससे ये होता है कि आपका कोई ब्लाइंड स्पॉट मिस होने से रह जाता है, because you are looking at it from a perspective of someone, so he might be a person who would miss something. Again, look, seeking the opposing ideas and their answers will help you do that. जी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं इसको नोट डाउन यानी कि थोड़ा सा दोबारा से रिफ्रेज करूं, तो सबसे पहले तो आप जिस तरह आपने कहा कि आपका मेंटोर होता है या आपका सुपरवाइजर होता है, तो आपने अपना वो सुपरवाइजर या मेंटोर चूज करना है। दूसरा ये कि आपने उस अपने मेंटोर या सुपरवाइजर से जो सवाल करने हैं, दे नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक और इंटेलिजेंटली पुट इन फ्रंट ऑफ हिम, कि वो उसका वक्त भी बचे और आपका हमारा वक्त भी बचे। Hmm. सही। जज़ाकल्लाह खैर। Yeah. किसी और साथी का कोई सवाल है तो इट्स गुड, सवाल कर लें, नहीं तो आई थिंक इट हैज बीन एन आवर ऑलरेडी। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, क्योंकि मुझे खुद मालूम है डॉक्टर साहब बहुत बिजी होते हैं और इनका लास्ट वीक भी था, लेकिन यू नो वो हमारी मतलब इन्होंने पूरी टाइम की कदर करते हैं, उन्होंने हर चीज़ को स्केड्यूल किया होता है। इनका बहुत शुक्रिया कि आज इन्होंने टाइम दिया हमें। दूसरी बात, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल जो है ना, वो जाके देख लें, अगेन पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से भी, और अगर कोई मेडिकल मेडिसिन स्पेसिफिक जो भी फील्ड है उनकी, साइकोलॉजी की और मेडिकल की, वो उसकी डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरी तो खैर मेडिकल फील्ड नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि डॉक्टर साहब ने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बच्चों का जो मेडिकल एग्जाम होता है उस हवाले से भी। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, टीचर भी हैं, बाकायदा पढ़ाते भी हैं। तो कोई भी बच्चे जो इस फील्ड्स के अंदर जा रहे हैं, टीचिंग के अंदर जा रहे हैं, मेडिसिन के अंदर जा रहे हैं, साइकोलॉजी के लिए जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब उनको कुड बी अ गुड गाइडेंस। सो उनका यूट्यूब चैनल जो है कि जो दूसरा जो व्हाट्सएप चैनल है, दैट इज गुड फॉर। और ऑल्सो यू फेसबुक, फेसबुक का मुझे नहीं आजकल पता चल रहा, क्योंकि अलॉरिथम्स काफी अब चेंज हो गए फेसबुक के, तो फेसबुक फेसबुक का। को जो है ना, वो उसने बहुत तंग किया हुआ है भाई। वो जो चीज आप लिखो वो अपने घर में ही रह जाती है, कहीं जाती ही नहीं है। तो इसलिए मैं भी इतना ज्यादा, व्हाट्सएप इज वर्किंग वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज द मेन जो आप कहें कि व्हीकल फॉर डिलीवरिंग स्टफ, बट फेसबुक इज टेरेबल। तो ये मैं कहूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब का, आपने एक हमें। छोटी सी चीज, रजा भाई, ये
एक और लिंक है जो पढ़ाने वाले लोग हैं शौकीन, उनके लिए। इस पे मटेरियल कभी कभी आता है, लेकिन आता है। तो दैट इज अ चैनल लिंक फॉर टेरिफिक टीचिंग। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, अगर कोई पढ़ाने वाला है तो। चलें जनाब, इजाजत है। इंशाल्लाह इट वाज नाइस बीइंग विद यू गाइस, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, आई लव देम। और मौका लगा तो फिर कभी बात होगी। सी यू ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इंशाल्लाह। विल इंटरेक्ट एंड विल कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। जजाक खैर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। और अब एक और बात बता दें कि अगर आपको एक्सेस करना हो तो रजा भाई के थ्रू एक्सेस करें आपको, अगर किसी नहीं से नहीं, कोई मेरा क्वेश्चन। व्हाट्सएप, जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे, हर तहरीर के नीचे नंबर लिखा होता है। आप बस अपना तारुफ करा दें और पूछ जाए व्हाट्सएप पे, कोई मसला नहीं। जी आई ठीक एम अवेलेबल टू है। एवरीवन। ओके। ओके, अल्लाह ठीक। हाफिज। हाँ भाई, वालेकुम। बहुत